नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं जो एक महान साम्राज्य को भारत के दिल यानी छत्तीसगढ़ से जोड़ती है। हम बात कर रहे हैं गुप्त राजवंश की और छत्तीसगढ़ के इतिहास में उसके सुनहरे पन्नों की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने बड़े साम्राज्य का खजाना आखिर छत्तीसगढ़ की जमीन तक पहुंचा कैसे? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गुप्त वंश, ये प्रभावशाली राजवंश अस्तित्व में कैसे आया, इसकी नींव किसने और कैसे रखी। तो कहानी शुरू होती है 4वीं शताब्दी ईस्वी से। उस वक्त कुषाणों का शासन था। उन्हीं के एक सामंत थे श्रीगुप्त, जिन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन असली संस्थापक माना जाता है उनके पोते चंद्रगुप्त प्रथम को। क्यों? क्योंकि लगभग 319 ईस्वी में उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की और इस एक रिश्ते ने उनके साम्राज्य को बहुत तेजी से फैलाया। और ये साल इतना जरूरी था कि उन्होंने एक नया कैलेंडर ही शुरू कर दिया, गुप्त संवत। समझिए, एक नए दौर की शुरुआत। अब जिसे हम आज छत्तीसगढ़ कहते हैं, उसे उस जमाने में कहते थे दक्षिण कोसल। इसका जिक्र समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। और बस यहीं से गुप्तों की कहानी में छत्तीसगढ़ की एंट्री होती है और कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस राजवंश का सुनहरा दौर, इसके सबसे शक्तिशाली सम्राटों का दौर कैसा था। और अब आते हैं समुद्रगुप्त। नाम तो सुना ही होगा। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और पता है क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी, और इन्हीं ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान दक्षिण कोसल यानी छत्तीसगढ़ पर जीत हासिल की थी। उनकी जो विदेश नीति थी ना, वो बड़ी कमाल की थी। उसका नाम था ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। मतलब सिंपल था। पहला, राज्य को जीतो। दूसरा, हारे हुए राजा को पकड़ो लेकिन फिर इज्जत के साथ उसे रिहा कर दो। और तीसरा, बस उससे टैक्स या नजराना लेते रहो और अपना अधिकार बनाए रखो। सोचिए कितनी चतुर रणनीति थी। दुश्मनों को भी एक तरह से सहयोगी बना लिया। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक नाटकीय मोड़ तो आना ही था। समुद्रगुप्त के बाद उनके बड़े बेटे आते हैं रामगुप्त, एक कमजोर राजा, और उन्हें एक शक शासक के हाथों हार का सामना करना पड़ा। और हार के बाद जो संधि हुई ना, वो बहुत ही अपमानजनक थी। रामगुप्त अपनी ही पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को सौंपने के लिए तैयार हो गए। ये तो गुप्त वंश के सम्मान पर एक बहुत बड़ा दाग था। और तभी होती है कहानी में एक हीरो की एंट्री, रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने इस इज्जत को बचाने का जिम्मा उठाया। वो एक महिला का भेष बनाकर शक राजा के शिविर में घुसे, उसे मार गिराया और फिर अपने भाई रामगुप्त को भी मारकर गद्दी अपने हाथ में ले ली। शकों पर इस निर्णायक जीत के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि ली, शकारी। मतलब शकों का अरी या शकों का दुश्मन। ये उपाधि उनकी बहादुरी का, उनके साम्राज्य की रक्षा करने की उनकी शक्ति का प्रतीक बन गई। तो इतनी बड़ी कहानी के बाद सवाल ये उठता है कि इस महान राजवंश ने छत्तीसगढ़ में अपने क्या निशान छोड़े। चलिए अब जरा पुरातात्विक सबूतों पर नजर डालते हैं। ये संख्या देखिए, 215। ये क्या है? ये सिर्फ एक राजा कुमारगुप्त के सिक्कों की संख्या है, जो छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक जगह खैरताल से मिले हैं। सोचिए, सिर्फ एक जगह से इतने सिक्के। ये बताता है कि इस क्षेत्र में उनकी कितनी गहरी उपस्थिति रही होगी। और ये तालिका देखिए, इससे कहानी और साफ हो जाती है। दुर्ग के बानाबर्द में रामगुप्त से स्कंदगुप्त तक सबके सिक्के मिले हैं। रायगढ़ के खरसिया में चंद्रगुप्त द्वितीय का वो मशहूर धनुर्धारी सोने का सिक्का मिला है। और खैरताल और पिटेवन तो जैसे कुमारगुप्त के सिक्कों का खजाना ही निकले। और ये चार्ट तो सब कुछ साफ कर देता है। लगभग 70% सिक्के सिर्फ कुमारगुप्त के हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? खैर, एक वजह तो ये थी कि उनकी बहन प्रभावती का विवाह पास के वाकाटक वंश में हुआ था, तो एक राजनीतिक और पारिवारिक संबंध तो था ही। लेकिन यह सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं था। इससे यह भी पता चलता है कि दक्षिण कोसल उस वक्त एक जरूरी व्यापारिक मार्ग रहा होगा। यह यहाँ के कीमती संसाधनों पर गुप्तों का सीधा नियंत्रण था। मतलब ये सिक्के सिर्फ उपस्थिति नहीं, बल्कि एक गहरे आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव का सबूत हैं। तो सिक्कों की बात तो हो गई, लेकिन गुप्तों की विरासत सिर्फ सिक्कों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने वास्तुकला के क्षेत्र में भी एक अलग ही पहचान बनाई। गुप्तकालीन मंदिरों का एक खास स्टाइल है जिसे कहते हैं नागर शैली। इसकी पहचान है उसका घुमावदार शिखर,
और ये मंदिर ज्यादातर लाल ईंटों और बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। ये चीजें उन्हें उस दौर की दूसरी शैलियों जैसे द्रविड़ शैली से बिल्कुल अलग बनाती हैं। और छत्तीसगढ़ में इसके दो बेहतरीन उदाहरण मिलते हैं। एक है ताला गांव का विष्णु मंदिर, जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, और दूसरा है पुजारी पालिका केवटीन माता मंदिर। ये लाल ईंटों से बना एक नागर शैली का मंदिर है जो पूरा नहीं हो पाया था। हर उदय का एक अस्त होता है। हर साम्राज्य की तरह गुप्त साम्राज्य का भी अंत हुआ। चलिए अब इस कहानी के आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बाहरी हमले और अंदरूनी संघर्ष दोनों शामिल थे। इस पतन की शुरुआत हुई हूणों के आक्रमण से। हालांकि सम्राट स्कंदगुप्त ने उन्हें काफी हद तक रोका, साम्राज्य को बचाया, लेकिन इन लगातार हमलों ने साम्राज्य की नींव को, उसके खजाने को अंदर से खोखला कर दिया। इसी दौरान 510 ईस्वी का एक अभिलेख मिलता है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। उसमें एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति लिखी है। उनकी पत्नी समर्पित और वफादार होने के कारण उनके पीछे चिता पर चली गई। ये उनके सेनापति गोपराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के सती होने का जिक्र है, और ये भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। तो ये समय रेखा साम्राज्य के अंत को दिखाती है। देखिए, 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने हूणों पर आखिरी बड़ी जीत हासिल की। 510 ईस्वी में सती का पहला प्रमाण मिला, और लगभग 550 ईस्वी तक आते आते विष्णुगुप्त को गुप्त साम्राज्य के आखिरी ज्ञात शासक के रूप में जाना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य तो चला गया, लेकिन उनकी विरासत, उनकी निशानियां आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में पत्थरों और सिक्कों पर जिंदा हैं। सवाल बस ये है कि इस शानदार कहानी को हम भूलने ना दें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?